तो हर रोज देश प्रदेश की बड़ी खबरें हम आपको दिखाते ही हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, लेकिन आज की शुरुआत अवंतिका एक 6 साल की जुड़वा बहनों की एक वीडियो से करेंगे जो बर्फबारी में रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं। दिन दो बच्चों को आप देखिए, ये दो बच्चियां बर्फबारी की रिपोर्टिंग करती हुई नजर आई हैं। वैसे पूरा कश्मीर और देश का बाकी हिस्सा घाटी में बर्फ आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब अनंतनाग की दो छोटी बहनों के लिए इंतजार खत्म हो चुका है और काफी खुश भी नजर आई हैं वो। कश्मीर में बर्फबारी पर प्यारी सी दो छोटी लड़कियों की रिपोर्टिंग का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों बर्फबारी के बारे में बताते हुए छा गई। और दोनों बच्चियां श्रीनगर के पास लगभग 100 किलोमीटर दूर एक दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग इलाके की हैं। और ये दोनों बच्चियां, जिनका नाम है जैबा और जैनब, कश्मीर घाटी में बर्फबारी की रिपोर्टिंग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर आने और उनके साथ बर्फ पर खेलने की दावत भी ये उन्हें दे रही हैं। हमारी मम्मा ने वो वीडियो बनाया था अक्सर, और हम इस साल जम्मू भी नहीं गए। हमने सोचा बर्फ़ में एंजॉय करेंगे। हमें क्या पता था ये वायरल हो जाएगा। हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि बर्फ़ गिर जाए, और बर्फ़ गिर गई और हमने ये छोटा मोटा वीडियो बनाया। नरेंद्र मोदी जी, आप मिलना चाहती हैं उनसे? हाँ, क्या मैसेज? जी जी, क्या क्या मैसेज ये है कि वो हमारे कश्मीर आए और बर्फ़ में एंजॉय करें और हम उनसे मिल जाएं। तो आप उनसे मिलना चाहती हैं? हाँ। आप भी? यस। क्या आप उनके साथ मिलना चाहती है, फोटो खींचना चाहती हैं, घूमना चाहती है? नहीं, मैं उनको सल्यूट करूंगी। सल्यूट करोगी? हाँ, मैं तो उनके कैसे साथ सल्यूट करोगी? खूब मस्ती करूंगी। अच्छा, सल्यूट ऐसे करोगी? क्या बात मैं है। उनके साथ मस्ती करूंगी, खेलूंगी, कूदूंगी। तो ये तस्वीर इन दो छोटी छोटी बहनों की, इनका एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उसके बाद मीडिया ने भी इसे कवर किया अवंतिका, और काफी देखा जा रहा था वो वीडियो। इसके बाद मीडिया की सुर्खियों में भी बच्चे आए। चलिए अब सुबह की बर्फबारी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बर्फबारी के बीच बारात कैसे निकली वो भी दिखाते हैं। बारात निकली है और दूर तक जाने वाली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जमकर बर्फबारी और इस बीच ये खूबसूरत नजारा देखने लायक था। करीब 2 फीट बर्फ पड़ी हुई है, उसके बीच पूरे उत्साह और रोमांच के साथ ये बारात निकाली गई। बाराती ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमते नजर आए। दरअसल ये मोरी ब्लॉक के हडवाड़ी में नवीन चौहान संग नम्रता की शादी हुई है, और इस बीच यहाँ जमकर बर्फबारी हुई। इससे वाहनों की आवाजाही जरूर बंद हुई, लेकिन दूल्हे ने पैदल ही बारात निकालने का फैसला किया था। और फिर सभी बाराती करीब 10 किलोमीटर पैदल चले, दुल्हन के घर पहुंचे, खूब नाचते गाते हुए नजर आए हैं। और ये उत्तरकाशी का एक बहुत ही दूर दराज ब्लॉक है मोरी। अवंतिका, मोरी जो यहाँ की जो पहाड़ी लैंग्वेज होती है, मोरी का अर्थ होता है किनारा, पहाड़ी का किनारा, यानी उसके बाद जो है फिर पहाड़ों का अंत हो जाता है। इतनी ऊंचाई पर ये उत्तरकाशी का ब्लॉक है। चलो हेलो कर दो यार, वीडियो बन रही है। और आइए बात करेंगे परीक्षा की। आज मध्य प्रदेश में छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा दिन, मतलब इम्तिहान की घड़ी। कल मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई थी और आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। तो आज से मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड की परीक्षा 6 फरवरी से 5 मार्च तक, जिसकी अवधि तय की गई है। 7,14,000 बच्चे इसमें आज शामिल हो रहे हैं। और परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब आपको ये बता देते हैं कि परीक्षा को लेकर आखिर कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर कितने छात्र टोटल इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाली हैं। तो 7,14,000 बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले आपको परीक्षा सेंटर पर यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है। इस बार मंडल बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री कॉपी भी नहीं देने वाला है। और परीक्षा एक ही पाली यानी एक शिफ्ट में होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। मंडल में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की
सख्त निगरानी रखी जाएगी। और अब चलिए बताते हैं परीक्षा सेंटर्स पर आप क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। एग्जाम हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं छात्र अपने साथ पेन, पेंसिल, नीली या काली स्याही वाले पेन, पेंसिल सहित स्टेशनरी का जो भी आपका आवश्यक सामान है वो आप ले जा सकते हैं। छात्र के पास से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर मिलता है तो उसे तुरंत केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा। और आप जो परीक्षा की तैयारी अवंतिका मुझे लगता है वो छात्र छात्राओं ने कर ही ली है, लेकिन परीक्षा देने के लिए किन तैयारियों की आवश्यकता है वो हम आपको बता देते हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसमें जो आवश्यक जानकारी है अगर ये स्टूडेंट को पहले पता होता है तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है, अन्यथा थोड़ी सी एक हसल एग्जामिनेशन सेंटर में ज़रूर होती है। हालांकि यूं भी जब कोई एग्जाम हम देते हैं अवंतिका, आपको भी अपने एग्जाम के टाइम याद आएंगे कि उस समय एक थोड़ी हसल होती है कि परीक्षा कैसी होगी कैसी नहीं, और सब साजो सामान अपने पास है या नहीं। इस दौरान जो जानकारी हमने आपको दी, अगर आप ये तैयारी करके जा रहे हैं तो आपके स्टडी मटेरियल के अलावा ये तैयारी मुकम्मल है। तो क्या जरूरी है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, वो तो हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन अब बताते हैं कि गाइडलाइंस एग्जामिनेशन की क्या क्या रहेंगी, और साथ ही अब आपको बताएंगे कि कितने छात्र इस बार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो आंकड़ों के अनुसार 12वीं की परीक्षा देने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या इस बार भी लाखों में, लेकिन अवधि जो तय की गई है 6 फरवरी से 5 मार्च तक 12वीं की परीक्षाएं चलने वाली हैं। दरअसल जिस आंकड़े का जिक्र अवंतिका कर रही है वो 7,14,000 छात्र छात्राओं का आंकड़ा कि इतने परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं। 7,14,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और आमतौर पर आप देखते भी हैं किस प्रकार की उत्सुकता होती है आशीष, और इसी के चलते मुझे लगता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं उनके मन में भी इस बात की उत्सुकता होती है कि देख लें भाई कौन सा केंद्र पड़ा है इस बार। निश्चित रूप से। और इस बार मंडल बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। इस बात का ख्याल रखना आपको जरूरी। और परीक्षा एक ही पाली में होने वाली है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय रहेगा। मंडला में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। और परीक्षा सेंटर्स पर क्या कुछ ले जा सकते हैं, क्या कुछ प्रतिबंधित है, इस बारे में भी हम आपको जानकारी दें। क्योंकि ये ऐसे गाइडलाइंस है जिसका आपको ध्यान रखना। हमने आपको जैसा बताया था कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना होगा, ये यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है। स्टेशनरी आइटम जरूर आप ले जा सकते हैं, अपने साथ पेन पेंसिल रखें, साथ ही साथ जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम में उस स्टेशनरी को जरूर ले जाएं। और जो छात्र छात्रा ये इन्फॉर्मेशन नहीं सुन पाए उनके लिए हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि छात्र छात्राओं के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, मसलन मोबाइल या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें कि कोई भी कम्युनिकेशन आप किसी तरह से साध सके, और इसके अलावा कोई डाउट ना रहे, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहां पर आप साथ नहीं ले जा सकते। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से ऑल द बेस्ट भी एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर की, जहां मोहन कैबिनेट की एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है। तो बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है, चूंकि आज कैबिनेट की बैठक, और जब आप देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक मध्य प्रदेश में होती है, कई महत्वपूर्ण फैसले निकलकर सामने आते हैं। और आज 11 बजे भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं हैं, जब 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। क्या विषय और रहेंगे, इस पर भी डिटेल्स आगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज उज्जैन में होने वाली केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। अलग अलग सत्र में होने वाली केंद्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक 8 फरवरी तक चलेगी। इसके अलावा 9 से 11 फरवरी तक मोहन भागवत मुरैना के दौरे पर आपको नजर आएंगे। बैठक में शामिल होने के लिए देर शाम मोहन भागवत भोपाल के संघ मुख्यालय भी पहुंचे, और वहां से ही आज राजगढ़ के लिए वो रवाना होंगे। राजगढ़ में कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है, और उज्जैन में होने वाली केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी वे शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के शेड्यूल को लेकर डिटेल्स लेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या डिटेल मिल पा रही है संघ प्रमुख मोहन भागवत के आज के कार्यक्रम को लेकर?
जी देखिए, मोहन भागवत जो है आज उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ पर वे सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोहन भागवत है 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे। यहाँ पर वे मध्य भारत प्रधान प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही संघ की शाखाओं को लेकर विस्तार से चर्चा होगी और जन समाज के प्रति शाखाओं का क्या प्ररूप रहे, इस ऐसे संबंधों पर जो है मोहन भागवत जी की बैठक होना है और इसी को लेकर उनका जो है उद्बोधन होंगे और जो उद्बोधन होंगे तो समाज में कैसे आरएसएस की विस्तार हो और इसको लेकर कई विषयों पर जो है अलग अलग सत्र में इनकी बैठकें चलेगी और ये 8 तारीख तक उज्जैन में रहेंगे, जिसमें मोहन भागवत जो है यहाँ पर आज पहुंचेंगे और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उज्जैन में रहेंगे और अलग अलग सत्रों में इनका बैठक का दौर शुरू रहेगा। और जिस तरीके से माना जा रहा है कि जो आरएसएस की जो शाखाएं होती हैं उसको विस्तार कैसे किया जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके साथ ही जो समाज होती है, समाज में आरएसएस के प्रति कैसा व्यवहार हो और उनका उसको कैसे विस्तार किया जा सके। ठीक है, ऐसी तमाम सामाजिक कार्यक्रम बातें हैं उज्जैन में जिसको लेकर आज हम देखेंगे मोहन भागवत के। चलिए, इंतजार रहेगा तस्वीरों का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में हंगामे के आसार हैं। वादों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर आज रखेंगे। वहीं ध्यान आकर्षण में विधायक पुन्नूलाल मोहले विधानसभा की जर्जर सड़कों का मामला उठाएंगे। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक की अनुदान मांगों पर भी मतदान होना है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, बताइएगा, चूंकि आज विधानसभा सेकेंड डे बजट सेशन का, मुझे लगता है कि आज तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो जनता के हित में होंगे उस पर चर्चा होनी है। क्या कुछ आज हो सकता है? देखिए अवंतिका, कल विधानसभा का सत्र का पहला दिन जैसे शुरू हुआ, जब राज्यपाल का भी भाषण हुआ और जिस तरह से लगातार विपक्षी है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता हैं, और लगातार टोका टोकी करते रहे, तो इस माफ कीजिएगा, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला सत्र है वो हंगामेदार होगा। और इस तरह से आज विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा लगातार जो सामने आता रहा है, तो उसको लेकर के भी जांजगीर जिले के जो विधायक हैं वो एसकेएस पावर कंपनी के जो राखड़ उत्सर्जन को लेकर के जो है लगातार मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा सत्ता पक्ष के जो विधायक है पुन्नूलाल मोहले, वरिष्ठ नेता भी है, वो जर्जर सड़कों को लेकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री है अरुण साव, डिप्टी सीएम, उनका ध्यान आकर्षित कराएंगे। इसके अलावा ओपी चौधरी है, जो विधेयक है जो नियामक आयोग का, उसको सदन पर पटल पर रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे दिन आते जाएंगे वैसे वैसे सदन में गहमागहमी का माहौल नजर आएगा। और कल ही कांग्रेस ने एक बैठक ली अपने विधायक दल का, तो इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, बीजेपी के विधायकों को या सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति तय की है। और ये बात तय है कि आने वाले सत्र के दौरान हंगामे के पूरी तरह से आसार है। एक तरफ पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी है वो काउंटर करने के लिए रणनीति बना चुकी है, तो कांग्रेस मैनिफेस्टो लागू नहीं होने को लेकर के सदन में सरकार को घेरने की योजना बना रखी है। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका जानकारी के लिए। और अब रायपुर की अगली बड़ी जानकारी का जिक्र कर लेते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल हुई, जिसका जिक्र युगल अभी कर रहे थे। और इसमें बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई और साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ। तो महंत ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया। भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। किसान परेशान है, कहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ आम जनता परेशान है, इस बात की चर्चा उनसे लेकर किस विषय को हम विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से, किस विषय को स्थगन के माध्यम से, किस विषय को चर्चा के माध्यम से वहाँ लाएंगे, इस पर पूरी बहस हुई। पहले तो बृजमोहन अग्रवाल जी को पता नहीं है कि राहु काल 7 दिन में अलग अलग समय में होता है।
रविवार को अलग होता है, सोमवार को अलग होता है, मंगलवार को अलग होता है। राहुल जी यहाँ 8 तारीख को आ रहे हैं। उस दिन राहु काल नहीं है। राहु काल तो उस दिन था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस बात का उनको ख्याल नहीं। सभी मुद्दे उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आज भुगतान के लिए परेशान हैं। टोकन नहीं मिला, समय वृद्धि होने के बावजूद भी से लगातार जो वनों की कटाई हो रही है, सीता नदी अभ्यारण्य की बात हो, चाहे उदंती अभ्यारण्य की बात हो, चाहे हरदेवरण्य की बात हो, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए जंगलों की जो भारी कटाई हो रही है, इसमें बड़ी हमारे विधायक दल के साथियों ने बड़ी चिंता व्यक्त की। उसी प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। नक्सली लगातार घटनाएं बढ़ी है, कैंपों पे हमले हो रहे हैं। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, महतारी वंदन योजना के फर्जी लिंक से सावधान रहने की अपील की गई है। महिला बाल विकास विभाग ने अपील की है, ऑनलाइन आवेदन सिर्फ विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ही भरें। मोबाइल ऐप पर भी भर सकते हैं, लेकिन यही वो योजना जिसके अंतर्गत आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन हानि कहीं ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन ठगी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत सचिव, सीडीपीओ, वार्ड प्रभारी के माध्यम से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आवेदन के तरीके हैं वो अवंतिका ने आपको बताए, और आवेदन के लिए किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है। आपको ये भी बताएं कि पहले दिन 1,81,000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन भर भी दिया है। जो महिलाएं रह गई हैं वो आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचकर ही आवेदन दाखिल करें। और अब अगली खबर महासमुंद से, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2,50,000 रुपए का गांजा इनके पास से बरामद हुआ। 5 किलो गांजा और बाइक भी जब्त की गई है। तो सीट कवर के नीचे छिपाकर गांजा ले जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान धरपकड़ हुई। ओडिशा के सोनपुर से जबलपुर ले जाया जा रहा था गांजा तस्करी के लिए, लेकिन उसी दौरान पुलिस को जैसे ही सूचना लगी, दोनों ही तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, जुआ खेलते हुए 13 जुआरियों को पकड़ा गया। 1,58,000 रुपए इनके पास से बरामद किए गए और 7 बाइक भी जब्त की गई है। तो राजनांदगांव का ये सिलसिला, जिसमें एक बार फिर से जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश, 13 जुआरी पकड़े गए, 1,58,000 कैश, और कैश ही नहीं, बाइक्स भी इनके हवाले से जब्त की गई। गुना का आप जिक्र कर लेते हैं, जहां पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। दरअसल मुंगावली में एक कार्यक्रम में जाने के दौरान वो सड़क किनारे एक दुकान वालों से मुलाकात करते नजर आए, और वहां पर जो सब्जियां बिक रही थी या फल बिक रहे थे, उन्हें बेचने वाले जो वेंडर्स हैं उनसे बातचीत की। उनकी समस्याओं को भी समझा है केंद्रीय मंत्री ने। छोटे छोटे दुकानदारों को केंद्र की कई योजनाओं की जानकारी भी दी है। ये समझने की कोशिश की है कि भाई इन्हें योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है या नहीं। गरीबों कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। और अब बात साइलेंट अटैक की। नाबालिगों को भी ये साइलेंट अटैक अपना शिकार बना रहा है, जिस बात का जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे बुलेटिन की। रतलाम में 17 साल के लड़के ने रनिंग के दौरान दम तोड़ दिया। बहुत ही हैरान कर देने वाला दुखद ये मामला। दरअसल आर्ट एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में 11वीं का एक छात्र रनिंग के लिए पहुंचा हुआ था, और कुछ देर तो सब कुछ ठीक था, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने स्प्लिट यानी थोड़ा तेजी से दौड़ना शुरू किया, वो बेसुध होकर ग्राउंड पर ही गिर पड़ा। फौरन उसके साथी उससे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों की माने तो साइलेंट अटैक का ये पूरा मामला है, और इसी के चलते इस बच्चे ने अपनी जान गंवाई। वो रनिंग करता था रोजाना, तो उसको लेके आए थे। वो ब्रॉड डेड था। हालांकि जो चिकित्सक था मौजूद मेडिसिन में एक्सपर्ट, वो उनको CPR दिया गया था। ICU में लेकर के काफ़ी जो कर सकते थे वो किया था, लेकिन रिवाइव नहीं हुआ।
उसमें कार्डियक में मैसिव अटैक आ रहा है और उसके कारण इस तरीके का हो रहा है कि उसमें बचेगी। और सागर का जिक्र है, जब अधेड़ पर लाठी डंडों से हमला हुआ तो वहां हड़कंप मच गया। दरअसल 6 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, मारपीट की और पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका वीडियो भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोतीनगर थाने के गल्ला मंडी की पूरी घटना, मारपीट को लेकर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस व्यक्ति की बुरी तरह से लाठी डंडों से पिटाई हुई। और बढ़ते आगे, जबलपुर में खाद्य विभाग का एक्शन देखने को मिला, जहां कई होटल्स में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था, ये एक चौंका देने वाली बात। इतने मानक रखे जाते हैं सामने, इसके बावजूद इनका पालन नहीं। घरेलू गैस सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल हो रहा था। जो खाना परोसा गया है उसके सैंपल्स लिए गए हैं। मसालों और खाद्य सामग्री के भी सैंपल्स पहुंचाए गए हैं जांच लैब। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के आसपास के कई होटल्स में, कई खाने के ढाबों पर यह कार्रवाई की गई। और छिंदवाड़ा का अब जिक्र करेंगे, जहां रिश्वत लेते रजिस्ट्रार पकड़ा गया है। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया। निजी कॉलेज संचालक से ये रिश्वत मांगी गई थी, 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की है। और इंदौर से खबर, जहां इंदौर में जलेबी और समोसे की दुकान में आग लग गई और गैस के टैंक में रिसाव के चलते ये आग लगी थी। तो पड़ोसी दुकानदार आग में झुलस गया है। इलाज के दौरान दुकानदार की जान जा चुकी है। बेहद ही भीषण पूरी घटना। जलेबी दुकान संचालक पर केस दर्ज हुआ है लापरवाही बरतने को लेकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आग बुझाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त यहाँ करनी पड़ी। इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और इसमें दुर्घटना में लापरवाही इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, आग लगने का कारण क्या कुछ रहा, क्या हादसे के दौरान हुआ और अभी क्या है ताज़ा अपडेट? आसिफ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कल की घटना है, कल शाम की घटना है। समोसा और जलेबी की दुकान है, मौसा जलेबी के नाम से ये दुकान है, काफी पुरानी दुकान है। गैस रिसाव के होने की वजह से दुकान में आग लगी थी। यानी जो सिलेंडर है वो लापरवाही पूर्वक रखे गए थे, नियम विरुद्ध रखे गए थे। और ठीक इस दुकान के पास में एक फूल माला की दुकान थी जिसे मोहनिश नाम के व्यक्ति संचालित करते थे। और उस दौरान जब आग लगी तो आग ने मोहसिन की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। जब तक वो दुकान से बाहर निकल पाते तब तक दुकान पूरी तरीके से जल चुकी थी। जब वो बाहर निकले दुकान से तो करीब 85% तो झुलस गए थे। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज के दौरान पे मौत हो गई है। कल देर रात पुलिस ने संचालक, जिस दुकान में आग लगी थी, समोसा जलेबी की, जो मौसा जलेबी भंडार के नाम से दुकान है, उस संचालक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। क्योंकि जो वजह सामने आई है कि जो गैस सिलेंडर है वो नियम विरुद्ध रखे गए थे। जो उसकी पाइपलाइन थी वो प्रॉपर ठीक नहीं थी और गैस रिसाव होने की वजह से, चूल्हा भट्टी में आग लगने की वजह से ये बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और जो संचालक है उसके खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। और चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में हाथी और भालू की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जो जंगल से निकलकर शहर की ओर आ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ भालू और हाथी नहीं है, बल्कि यहाँ मगरमच्छ भी बहुत बड़ी संख्या में है। दरअसल बस्तर जिला, जहाँ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मगरमच्छों की गणना यहाँ पर की गई है। इसके लिए कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, बिलासपुर से 25 वैज्ञानिकों की टीम पहुंची। और सुबह से शाम तक करीब 30 किलोमीटर लंबी कांगेर नदी में यहाँ मगरमच्छों की गणना हुई। जो आंकड़े सामने आए हैं आप जानकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में इतने मगरमच्छ हैं। दरअसल सिर्फ एक कांगेर घाटी में इतने मगरमच्छ। टीम के मुताबिक अवंतिका, यहाँ करीब 1.5 दर्जन जगह में 30 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं। अलग अलग प्रजातियां इन मगरमच्छों के कैमरे में कैद भी की गई हैं। मतलब सोचिए, अलग अलग तरह के 30 मगरमच्छ
ये वो जो कैमरे में कैद हुए, इसके अलावा कई और भी हो सकते हैं। मगरमच्छ तो आपने देख लिए, अब देखिए कि रईस जादव की रईसी कैसी होती है। वीडियो वो आपको दिखाएंगे राजधानी रायपुर की। दरअसल जहाँ का ये वीडियो जहाँ का बताया जा रहा है, वहाँ रईस जादव अपनी ही धुन में कार की खिड़की से निकलकर डांस कर रहे हैं। इसका वीडियो बनाया किसी ने और वो सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड भी कर दिया। तो ये वो तस्वीरें तेलीबांधा और आसपास के नेशनल हाईवे की बताई गई हैं। कार में तेज आवाज में गाना बज रहा है, रूफटॉप पर सवार रईस जादव डांस करते हुए आपको नजर आएंगे। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये नेशनल हाईवे पर स्टंट हो रहा है। ये किसी गली मोहल्ले या सुनसान सड़क पर नहीं, चलते ट्रैफिक में नेशनल हाईवे पर स्टंट हो रहा है, जो कि निश्चित रूप से अपनी जान तो जोखिम में जान डाल ही रहे हैं अब, और दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और 3 राज्यों में सीएम बदले जाने पर न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम हमेशा 15 से 20 साल पर नई लीडरशिप को सोचकर आगे बढ़ाते हैं। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे को काफी अनुभव हो गया था, नए लोगों को मौका भी देना चाहिए, ये उद्देश्य था, लेकिन पुराने का उपयोग होना है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और इसीलिए उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी और वो नई जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं। 3 राज्यों में तो बिल्कुल नई जनरेशन को कामकाज सौंप दिया, यानी 3 नए मुख्यमंत्री बना दिए। तो सवाल ये है कि अब बाकी दिग्गज नेताओं का क्या होगा, जो शिवराज जी, वसुंधरा जी। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा हम 15-20 साल पर नई लीडरशिप को सोच करके आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं अमनीश जी कि मैं भी एक स्टेट में मिनिस्टर था। एक समय आया कि हमको सब नए जनरल सेक्रेटरीज लाने हैं। हम सब लोग एक साथ जनरल सेक्रेटरीज के रूप में आए और फिर आज वो सभी लोग कोई ना कोई मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कोई ना कोई केंद्र सरकार में प्रमुख जिम्मेवारी निभा रहा है। तो ये हमारे यहाँ टाइमली ट्रांसफॉर्मेशन का ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इसी तरीके से वसुंधरा जी ने 2 टर्म देख लिया था, शिवराज जी ने 3.5 टर्म देख लिए थे, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो गया था, नए लोगों को चांस देना चाहिए, ये उद्देश्य था। लेकिन पुराने को का उपयोग होना, सदुपयोग होना, यह हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए उनको नई जिम्मेवारी में लगा रहे हैं और वो नई जिम्मेवारी में काम करेंगे और कर रहे हैं। जी, वसुंधरा जी हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत एक्टिवली लगी रही हैं। हमारे शिवराज जी अभी ये जो विकसित भारत की कल्पना यात्रा है जी, उसमें उन्होंने 4 स्टेट में, वो साउथ के स्टेट्स में जाकर के आए हैं और आगे उनको और जिम्मेवारी में लगाया जाएगा, काम में लगाया जाएगा। और सरगुजा के मैनपाट एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र सरगुजा कलेक्टर के पास मिलने पहुंचे 60 किलोमीटर पैदल यात्रा करके। दरअसल एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अंबिकापुर से 25 किलोमीटर पहले ही छात्रों को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को मामले में फटकार लगाते हुए प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों और प्रभारी प्राचार्य को हटाने के FIR कराने के निर्देश दिए। हमको एकलव्य विद्यालय में आके हमारे सामानों को छेड़ाछाड़ी किया जाता है, हाँ। विरोध करने पर हाथ उठाने की कोशिश, अभद्र व्यवहार किया जाता है, हाँ। आदिवासी बच्चों की स्वाभिमान की बात है भैया, हाँ, हाँ। इस बार अगर बात नहीं सुनी गई ना तो हम लोग जिले के मुख्यालय में बैठे रहेंगे। प्रिंसिपल को लेकर समस्या थी, कुछ कमियां थी, जैसे साबुन मिल नहीं रहा है, किताबें मिल नहीं रही हैं, या खाने का कोई ये है, पढ़ाई के लिए टीचर नहीं है। तो ऐसा समस्या लेके बच्चे निकले थे वहाँ। तो मैंने सुबह मैसेज किया था उनका, बिकॉज इलेक्शन का भी काम चल रहा है, तो मैं 5 बजे आ जाऊँगा। लेकिन शायद बच्चों को ये विश्वास नहीं, हम दिलाने ये नहीं पाए कि हम वहाँ आ जाएंगे। तो बच्चे पैदल आ रहे थे, तो किताब का है, उसके बाद टीचर अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उसके बाद किताबें नहीं मिलती है, ड्रेस नहीं मिलता है, तेल साबुन ये नहीं मिलता है। और बलौदा बाजार में राम वन गमन पथ वृक्षारोपण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत भगवान श्री राम जिन जिन स्थानों से पहुंचे थे उन्हें हरियाली से भरपूर करना था, लेकिन कसडोल से टेमरे तक राम वन गमन पथ पर
जो पौधे लगाए गए वो नष्ट हो गए हैं। 2000 पौधे अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर लगाए जाने थे और लगभग इनकी जो लागत है वो 13,97,000 रुपए थी, लेकिन 6 किलोमीटर के इस फासले पर हजारों पौधों को वन विभाग सुरक्षित नहीं रख पाया। राम वन गमन पथ वृक्षारोपण, यानी कि राम के पग जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ पर शासन द्वारा वृक्षारोपण करना था। लेकिन ये जो शासन द्वारा जो बोर्ड लगाया गया है उसमें देख सकते हैं कि क्या लिखा है, राम वन गमन पथ वृक्षारोपण, और इसके कार्य का जो वर्ष है 2020 से 21 तक इनको पूरा करना था और इसका नाम है राम वन गमन वृक्षारोपण, जिसमें पौधों की संख्या थी 2000 प्रजाति के जो पौधे हैं, आम हो गया, इमली हो गया, नीम, बरगद, पीपल, तमाम तरह के जो 2000 प्रजाति के जो पौधे हैं उनको यहाँ पर वृक्षारोपण करना था। उनकी लागत राशि थी 13,97,000 रुपये और जो जिन पर वृक्षारोपण होना था वो कसडोल से टेमरी तक था और ये वन विभाग द्वारा PW का भी काम था। लेकिन महज 6 किलोमीटर का फासला है और इन 6 किलोमीटर के फासले पर 13,97,000 के जो वृक्ष है जिन पे पौधारोपण किए गए थे वो दिखाई नहीं देते। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां से ये चालू होगी, शुरू होगी। देख सकते हैं सड़क में कहीं पर भी आपको ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वृक्षारोपण हो। 2020-21 का एक काम था और 22-23-24 यानी कि 2 से 2.5 साल हो चुका है और अब तक राम वन गमन परिपथ का जो वृक्षारोपण है अब तक नहीं हो पाया है। शासन किस आला अधिकारियों पर आखिर किस तरह से कार्रवाई होगी जो ऐसा घपला करते हैं, 13,97,000 के 6 किलोमीटर के वृक्षारोपण को नहीं कर पाए और कहते हैं कि हमने वृक्षारोपण किया है। लेकिन देख सकते हैं कि पूर्व सरकार की ये योजना थी और किस तरह से इस पर घपलाबाजी हुई है और आखिर इस खबर के बाद आखिर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है ये तो देखने वाली बात होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। अवंतिका, वैसे तो ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को आज के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आज के ज्ञान की क्या क्या बातें आपको बताएं। 6 फरवरी 1999 में आज ही के दिन देश का पहला पेसमेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो वहीं 1918 में 6 फरवरी के दिन ही 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला था। और वहीं सन 1983 जहां आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत का जन्म हुआ था। और ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ जानकारियां जो हमने आपको बताई। फिलहाल अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर आपको जाने से पहले जो हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए आप इसको लेकर अपने कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं हमारी सोशल मीडिया पेज पर हमारे साथ जुड़कर। और साथ ही साथ राशिफल भी दिखाने वाले हैं ब्रेक के बाद, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जल्द।